गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जुलाई 15 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक रहेगा फिस्कल डेफिसिट के बारे में। पुराना टॉपिक है, रिपीटेड सा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोग बहुत ब्रीफली ही करने वाले हैं। इंडिया में भी पहला मोंकी जो है पॉक्स केस आ गया, तो मोंकी पॉक्स क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ये भी रिपीटेड सा ही टॉपिक है, लेकिन जो बच्चे प्लेटफॉर्म पे पहली बार आ रहे हैं, पहली बार हमारा एनालिसिस देख रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल नया टॉपिक हो जाता है। डिसेबल्ड पॉलिसी इन इंडिया बहुत शानदार एडिटोरियल है, एकदम जबरदस्त। सोशल सेक्टर से और सोशल जस्टिस वाले सेक्टर से बिल्कुल मेंस में यहाँ पे एकदम बना बनाया क्वेश्चन हो जाता है। प्रोटेक्शनिज्म ये एक बेसिकली इंटरव्यू है और इसको मैं थोड़ा ब्रीफली आपके साथ डिस्कस करूंगा। इकोनॉमी से रिलेटेड है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें मैं डीप डाउन जाऊंगा नहीं, इसको थोड़ा हम लोग कवर करने वाले हैं। फॉरेस्ट एक्ट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या ऑब्जेक्शन वहां पे कर रही हैं, तो ये पूरा फॉरेस्ट एक्ट के अंदर चेंजेस क्या क्या हुए हैं उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। जुडिशरी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सॉल्यूशन है, उनके बारे में बात करेंगे। तो टेक्नोलॉजी का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं जुडिशरी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, और क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। घिसा पिटा सा टॉपिक है, वही रिपीटेड सा टॉपिक है, तो बहुत ज्यादा फोकस इस पे नहीं करेंगे, सबको पहले से इस चीज का पता है। लेबर कोड के बारे में बात करेंगे। कुछ साल पहले, 2 साल पहले एक्चुअली सरकार ने कुछ लेबर कोड को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उसको अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। देन वी हैव सम एमसीक्यूज आल्सो, और कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हमारे पास आते हैं। लेकिन आगे एनालिसिस में बढ़ने से पहले ये लाइक वाला जो बटन है ना, उसको हिट करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि सुबह सुबह आपके लिए इतना हम लोग करते हैं, तो कम से कम मेरे ख्याल से एक लाइक तो हम लोग डिजर्व करते ही हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हो तो एक बार अपनी अटेंडेंस लगा दिया करो कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है, जिससे आपका नाम मुझे पता चल जाएगा कि कौन एस्पिरेंट हैं वो हमारा एनालिसिस देखते हैं, ठीक है जी। चलिए एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं क्या है पूरा मामला। भैया एक तो गोटा भैया भाई साहब जो हैं, ये पहले तो गए थे कहाँ पे, भाग के मालदीव चले गए थे। तो मालदीव में 2-3 दिन उन्होंने ऐश वैश किया, वहां पे एकदम बीच बीच में एंजॉय किया। अब ये वहां से चले गए हैं सिंगापुर में, तो इनका तो अलग ही मामला चल रहा है, तो कोई खास चीज नहीं है। फिस्कल डेफिसिट रेंड इन कैड अ कंसर्न। कैड का मतलब होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, और फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है फिस्कल, यानी कि हमारा जो पैसा होता है। डेफिसिट का मतलब होता है कि भैया जब आपकी इनकम कम होती है और आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है कि करंट करंट में क्या होता है, करंट में तो हमेशा ट्रेड होता है ना, मतलब जो प्रेजेंटली चल रहा है, जो हर रोज होता है, हर वीक होता है, हर मंथ होता है, उसे हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। करंट एक देखो, हमारे पास 2 अकाउंट होते हैं ना बैंक में, एक हमारे पास होता है सेविंग अकाउंट, एक हमारे पास होता है करंट अकाउंट। आप सभी के पास तो करंट अकाउंट होगा नहीं, आपके पास तो सेविंग अकाउंट होगा। करंट अकाउंट बेसिकली उनके पास होता है जो बिजनेस पीपल होते हैं, है ना, जिनको डेली ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं। तो इसीलिए करंट अकाउंट कभी भी नजर आए आपको तो ये समझ जाना कि ये शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन की बात करता है, और शॉर्ट टर्म में हमेशा ट्रेड होती है ना, बिजनेस होता है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का बिजनेस होता है। तो भैया हमारा वो भी डेफिसिट बढ़ रहा है, मतलब इंडिया इंपोर्ट बहुत ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट तो भैया हम लोग गिनी चुनी चीजें ही करते हैं। अभी जुलाई के महीने में आते आते हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $26 बिलियन हो चुका है, और चाइना से हम लोग सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, राइट। चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी बढ़ती ही चली जा रही है। 2020 के बाद से चाइना के साथ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता ही चला जा रहा है। तो सरकार कुछ भी बोलती रहे, भैया चाइना के बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। वैसे तो दुनिया में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसका चाइना के बिना काम चलने वाला है, इंडिया का तो कतई नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो पूरा डिपेंड करते हैं। खैर, तो ये फिस्कल डेफिसिट के बारे में एक स्लाइड मैंने अलग से डाल दी है। ये काफी पुरानी स्लाइड है, तो नया तो इसमें कुछ है नहीं। ये रहा, ये देखो। तो फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, उनका कहना है कि जो टोटल डिसबर्समेंट मतलब टोटल इनकम जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर आती है, उसमें से हम लोग क्या माइनस करते हैं, टोटल रिसीट्स, यानी कि जो इंडिया की इनकम हुई और जो इंडिया का एक्सपेंडिचर हुआ, उन दोनों को आपस में माइनस करते हैं। और यूजुअली हमारा इनकम कम होता है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, उसे बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। यहां पे एक चीज जो आपको इंक्लूड रखनी है वो ये है कि इस फिस्कल डेफिसिट के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता। पहली चीज ये वाली, रीपेमेंट ऑफ द डेट, मतलब जैसे मान लो आपने अमेरिका से कोई डेट लिया था, कोई लोन लिया था, कर्जा लिया था, उस कर्जे को चुकाने के लिए जो हम लोग पैसा उनको पे करते हैं हर महीने, हर 6 महीने में जो उनको इंटरेस्ट पे करते हैं, वो फिस्कल डेफिसिट के अंदर इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज, एक्सक्लूडिंग द डेट रिसीट, ठीक है। तो आपने अमेरिका से जो लिया
कर्जा लिया ना तो वो इंक्लूड होगा, उस कर्जे के ऊपर जो आप पैसा देते हो ना वो इंक्लूड होगा। तो बेसिकली डेट वाले को हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट की जो इनकम होती है, जो एक्सपेंडिचर होता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। ठीक है, मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आपने मूवी भी देखा होगा। तो जैसे मान लो हमारी सरकार की आमदनी अठन्नी है और खर्चा भैया रुपया है, मान लो हम यहाँ पे मानते हैं 50 रुपए जो है इनकम है, 100 रुपए जो है एक्सपेंडिचर है, तो सरकार की जो है देनदारी कितनी होगी, 50 रुपए। सीधी सी बात है, आपने दुकान वाले से पैसा उधार लिया 100 रुपए का, आपके पास सिर्फ 50 रुपए पड़े हुए हैं, तो भैया 50 रुपए उसको कैसे चुकाओगे? तो सीधी सी बात, अपने दोस्तों से पैसा बोरो करना पड़ेगा। तो सरकार भी ऐसा ही करती है। तो सरकार जो है आरबीआई से, बैंकों से, पब्लिक से, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह इशू वगैरह करके पैसा बोरो कर लेती है, राइट। तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी अंदर बजट डेफिसिट एक्ट हमने 2003 में पास किया था। बेसिकली अगर सरकार का फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ बचता ही नहीं, सारा तो गवर्नमेंट ही हजम कर लेती है। तो इसलिए सरकार ने कहा कि अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए सरकार ने 2003 में एक FRBM एक्ट जिसको बोला जाता है वो पास किया था, जिसमें इंडिया को फिस्कल डेफिसिट अपना जो है 3% के लगभग मेंटेन करना था बाय 2021। लेकिन ऑफ कोर्स ये नहीं हो पाया, इसको हम लोगों ने ब्रीच कर दिया। इस समय 4.5% के आसपास चल रहा है। बस सरकार चाहती है कि प्रॉपर तरीके से मैनेज हो सके, क्योंकि अगर सरकार फिस्कल डेफिसिट को मैनेज नहीं करेगी तो यह समझ जाना कि इंटरनेशनली इन्वेस्टमेंट आने वाला नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको बताता चलूं कि हम लोगों ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया हुआ है। सेकंड फाउंडेशन कोर्स है बेसिकली हमारा ये। पहले फाउंडेशन कोर्स बहुत शानदार चला, तो जो भी बच्चे गाइडेंस लेना चाहते हैं, कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। हर चीज का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। डेली क्विज होता है, वीकली क्विज होता है, हर 15 दिन के बाद आपका सेक्शन टेस्ट होता है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, फैकल्टी के साथ 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलता है। सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, जाइए इस पे मैसेज करिए, सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अच्छा लगे तो ज्वाइन करिए, और मैं आपको पर्सनल गारंटी दे सकता हूं क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम के अंदर मैं पूरी तरह से इंक्लूड हूं। ठीक है, ये फॉर्म वहां पे दिया हुआ है, इसको भी आप फिल कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रोड टू रोलिंग आउट लेबर कोड्स। ठीक है, देख सरकार ने क्या किया था कुछ साल पहले, मतलब 2019 में और 2020 में 4 लेबर कोड सरकार इंडिया में लेके आई थी, पुराने लेबर कोड्स को रिप्लेस करने के लिए। क्योंकि पुराने कोड हमारे बहुत पुराने चल रहे थे, 1926 से 1947, 1946, इतने पुराने कोड भैया वो बाबा आदम के जमाने के चल रहे थे। तो सरकार ने कहा कि देखिए नया जमाना है, नई रियलिटीज हैं, तो हम लोग उनको रिप्लेस करेंगे या उनके अंदर अमेंडमेंट करेंगे। तो सरकार बेसिकली 4 कोड लेके आई थी। The Code of Wages 2019, the Code of Occupational Safety 2020, the Code of the Social Security 2020, Code of the Industrial Relation 2020। 4 कोड लेके आई थी, और इनमें सरकार ने जो है अलग अलग चेंजेस किए थे। जैसे कोड ऑफ वेजेस के अंदर सरकार ने जो है मिनिमम वेज की बात किया। ठीक है, कि किसी भी इंसान को इतना मिनिमम वेज तो मिलना ही चाहिए। इवन सरकार ने ये भी कहा कि जो वीमेन है और जो मैन है उनको जो है इक्वल पैसा मिलना चाहिए, ये कहा था। जो ऑक्यूपेशन सेफ्टी वाला है, सरकार ने इसमें ये कहा था कि भैया जो ऐसी कोई भी कंपनी, ऐसी कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जिसके अंदर 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, तो वहां पे हर आदमी को, काम करने वाले को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। जैसे उसका इंश्योरेंस वगैरह हो गया, हेल्थ फैसिलिटी वगैरह हो गया, वो किया जाना चाहिए। और 8 घंटे से ज्यादा और हफ्ते में 6 महीने 6 दिन से ज्यादा आप उससे काम नहीं करवा सकते हो। अगर आप काम करवाओगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सोशल सिक्योरिटी में उन्होंने को बता ही दिया। कोड ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी कि जैसे मान लो जो यूनियंस होती हैं, तो यूनियंस को अगर स्ट्राइक पे जाना है, अगर उनको हड़ताल करनी है, तो 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। अब बात यह है कि ये जो कोड अभी तो खैर इंप्लीमेंट हुए नहीं है। इंप्लीमेंट वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि लेबर जो है वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। तो कंकरेंट लिस्ट में जो है स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं। तो सेंटर ने क्या किया, एक जो है लगभग सा आप ये समझ लीजिए कि मॉडल कोड बनाया है जिसको स्टेट्स फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ स्टेट ने उसको फॉलो किया है, कुछ ने उसको फॉलो नहीं किया है। लेकिन अभी इस कोड को इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं किया गया है बिकॉज बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे स्टेट्स इसको अपोज कर रहे हैं। उसका अपोज करने का अलग अलग रीजन हो सकता है, उसके लिए मैंने आपको 2-3 पॉइंट यहाँ पे डाले हुए हैं। पहली बात तो ये, अगर इन कोड्स को लागू कर दिया गया तो स्टेट्स के पास जो है बहुत सारी पावर्स चली जाएंगी, वही सबसे बड़ी बात है। तो स्टेट्स फ्री हो जाएंगे, तो वो किसी को भी फायर कर सकते हैं, किसी को भी हायर कर सकते हैं। बेसिकली हायर एंड फायर वाली पॉलिसी के लिए ही इसको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा पावर दे दी गई है कि वो जब चाहे किसी को भी हायर कर सकते हैं, जब चाहे किसी को भी फायर कर सकते हैं। तो जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है ये।
सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि भैया 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा जो एम्प्लॉइज होते हैं एम्प्लॉयर को कि हमें भैया हड़ताल पे जाना है। तो इसकी वजह से जो यूनियंस हैं वो वीक हो जाती हैं, है ना। तो इससे जो हमारे जो वर्कर्स होते हैं उनका वेलफेयर जो है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। तो भारतीय मजदूर संघ, आरएसएस वगैरह सब इसको जो है अपोज कर रहे हैं और इसीलिए इसको अभी तक इम्प्लीमेंट भी नहीं किया गया है। ये आज का एक्चुअली बेसिकली एक्सप्लेनर सेक्शन था जिसको मैंने थोड़ा सा अपने तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। समझ में आएगा तो बढ़िया है, नहीं समझ में आया होगा तो इस कंटेंट को आप दोबारा से पढ़ सकते हो। अगर फिर भी समझ में ना आए तो गूगल करिए, बहुत अच्छे से डिटेल में वहां पे दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, वो है पॉलिटिकल अप्रोर ओवर अनपार्लियामेंट्री वर्ड लिस्ट। अप्रोर का मतलब होता है कि जब बहुत ज्यादा अपोज होता है किसी चीज का, उसे अप्रोर बोलते हैं। तो देखिए पार्लियामेंट के अंदर जो डिबेट्स होती हैं, हमारे एमएलए मतलब पार्लियामेंट में तो ऑफ कोर्स एमपीज हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में एमएलए वगैरह, वो खूब बहसबाजी करते हैं, है ना, एक दूसरे को जो है गाली गलौच भी करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि 1954 से एक लिस्ट जारी की जाती है सरकार के द्वारा जिसमें कुछ ऐसे वर्ड्स को इंक्लूड किया जाता है कि जो कि अनपार्लियामेंट्री होते हैं। मतलब यार वो पार्लियामेंट में यूज करने लायक नहीं होते। मान लो जैसे किसी ने किसी को गाली दे दिया, है ना, माँ बहन की गाली दे दिया, किसी की कास्ट के बारे में कुछ कह दिया, किसी के फिजिकल फीचर्स के बारे में कुछ कह दिया, तो उसे अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स बोलते हैं। मतलब जो एमएलए और एमपी वगैरह होते हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक मिनिमम डिग्निटी मेंटेन करें, है ना, किसी के बारे में बहुत ज्यादा बुरा भला ना कहें एंड ऑल दैट। तो उससे कहा जाता है एक मतलब एक डेकोरम होता है जो, है ना, जो डिग्निफाइड वे में जो डिबेट होती हैं वो होना चाहिए। अरे आप चाहे एक दूसरे से कितनी भी नफरत करते हो लेकिन फिर भी एक सीमा होती है घटिया वर्ड्स यूज करने की। तो ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट अभी सरकार ने रिलीज किया है जिसमें कुछ अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को इंक्लूड किया गया है, जैसे अशेम्ड, अब्यूज, जुमलाजीवी, तानाशाही, बिट्रेड, स्नूपगेट, कोविड स्प्रेडर, करप्ट, डिक्टेटर, हिपोक्रेसी, इनकॉम्पिटेंट, वो सब वर्ड्स जिसकी वजह से अपोजिशन पार्टी वाले बहुत ज्यादा उनको गरिया रहे हैं। हालांकि ये जितने वर्ड्स हैं ये जो पार्टी पावर में है उनके द्वारा भी यूज किए जाते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन ठीक है, तो इसके ऊपर डिबेट चल रही है। तो हमारे जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, तो उनका कहना है कि देखो भैया ये लिस्ट जारी करने की परंपरा बहुत पुरानी है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम लोग बैन कर रहे हैं। तो आपका जो मन करे बोलिए लेकिन बिलो द बेल्ट मत जाइए, ठीक है, आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मौत का सौदागर, इस तरह के वर्ड यूज किए गए, है ना। और जो है इटालियन मेम, पता नहीं क्या क्या जो है, डांस बार, जो है डांसर, बार डांसर, वो सोनिया गांधी के लिए यूज किए गए थे। और जो है जो है उनके लिए जो है जीवी, प्रोटेस्ट जीवी और पता नहीं क्या क्या जो है इंक्लूड किए जाते हैं इस तरह के वर्ड्स, जो कि ऑफ कोर्स डिग्निफाइड नहीं है। इतने बड़े लेवल पे आप पहुंच गए हो पार्लियामेंट के अंदर, ऐसी घटिया लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। सेंटर गेट्स टाइम टू रिप्लाई ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए हमारी कंट्री के अंदर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये आपको पता है। पहले 10 हुआ करती थी, 2002 के अंदर हम लोगों ने एक और इंक्लूड कर दिया जब हम लोगों ने राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया। तो उसे हम लोगों ने फंडामेंटल राइट बना दिया। ये मेरे दिमाग से निकल गया है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे क्या कि राइट टू एजुकेशन कौन सा फंडामेंटल राइट है? बताओगे? बताओगे तो कमेंट सेक्शन में बताओ जरा मुझे, ठीक है। तो जब हम लोगों ने फंडामेंटल राइट इंक्लूड किया राइट टू एजुकेशन, तो फिर हम लोगों ने एक और फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड कर दिया 2002 में। ये कहता है इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन टू हिज चाइल्ड or ward between the age of 6 and 14 years. This duty was added by the 86th Constitutional Amendment Act 2002। उसके अलावा हमारे पास जो जितनी ड्यूटी है, हर ड्यूटी आपके टिप्स पे याद होनी चाहिए। हर फंडामेंटल राइट, हर डीपीएसपी और हर फंडामेंटल ड्यूटी और आपका प्रियम्बल वर्ड टू वर्ड आपको याद होना चाहिए। सीधा सीधा सवाल पूछ लेते हैं एग्जाम में। अब सवाल यह है कि भैया जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना वो जस्टिफिएबल नहीं है। मतलब अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन करता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, सीधी सी बात है, राइट। तो जैसे मान लो उसने कहा कि भैया डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। अब ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। किसका कहना है मतलब ये है कि हर इंसान को साइंटिफिक तरीके से सोचना चाहिए। अब मान लो जो है बिल्ली रास्ता काट गई, ठीक है, और आप जो है सुबह सुबह नहा धो के जो है ऑफिस के लिए निकल रहे थे, बिल्ली रास्ता काट गई और आपने कहा कि मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा बिल्ली रास्ता काट गया, अपशगुन है। आपने अपने बॉस को फोन किया कि साहब मैं आज नहीं आऊंगा ऑफिस क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई। ऑफिस बोला तुम पगला गए हो क्या? तो बोले नहीं नहीं,
ये जो है गलत बात है, अपशगुन होता है ना, मेरी जान भी जा सकती है। तो वो साइंटिफिक टेम्पर थोड़ी ना है ना, आप साइंटिफिक तरीके से थोड़ी सोच रहे हो, आप सुपरस्टिशन के वजह से सोच रहे हो। तो आपका बॉस जो है वो क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? नहीं जा सकता कि देखो भाई ये आदमी जो है बिलीव करता है, ऐसी ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं। तो इसीलिए जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को आप जस्टिफिएबल नहीं है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो वो सबसे बड़ी बात है। जैसे सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जोर वायलेंस, ठीक है। तो अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हो, आप कई बार प्रोटेस्ट होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं हमारे, तो जो जो यंग लड़के लड़कियां होते हैं तो आशिक मिजाज के होते हैं, वहां पे लिख देते हैं, है ना, कुछ भी लिख देते हैं, रवि लव्स ऐसे दिल बना के, देखा होगा ना आपने, रवि लव्स दिव्या ऐसा कुछ लिख देते हैं वो लोग। तो ये भी तो पब्लिक प्रॉपर्टी का जो है नुकसान ही कर रहे हैं ना हम लोग। तो क्या हम लोग रवि के खिलाफ जाएंगे भैया सुप्रीम कोर्ट में? तो इसीलिए जब फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया गया तो ये बात चली कि क्या इसको हम लोग इंप्लीमेंट करें कि ना करें। कोर्ट तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग नहीं कर सकते, हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, अभी उतने अवेयर नहीं हैं इन चीजों को लेके, इसीलिए हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है PIL फाइल की गई थी इसी को लेके, और कि भैया इसको जो है जस्टिफाई कीजिए, इसको है जो है जस्टिफिएबल बनाइए, वो सब करके। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स देने के लिए कहा है। तो इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज थोड़ा सा न्यूज में है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने 1949 में अडॉप्ट किया था उस समय फंडामेंटल ड्यूटी का कोई प्रोविजन यहाँ पे नहीं था। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो उन्होंने स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई थी जिसने फंडामेंटल ड्यूटी को इंट्रोड्यूस किया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। तो पार्ट 4A ये हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। यूएसएसआर से हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को बोरो किया हुआ है। कहां से? यूएसएसआर से, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि क्या हम लोगों ने डीपीएस भी कहीं से अडॉप्ट किया है क्या? अगर किया है तो बताओ कौन सी कंट्री से किया है, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटी को जो है क्रिटिसाइज भी किया जाता है बहुत बार कि बहुत ज्यादा डिटेल में है, नॉन जस्टिफिएबल है, और जो है टैक्स पेइंग और फैमिली प्लानिंग को कवर नहीं करता है, वेग है, एम्बिगुअस है ना, बहुत लोगों को समझ में आता नहीं है। तो बहुत सारी चीजें से इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो यहाँ से जो है 2 MCQs हमारे पास हैं पॉलिटी वाले सेक्शन से। पहला तो यह है कि विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो आपको यह बताना है कमेंट सेक्शन में। दूसरा क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो भैया इसके बारे में ये आपको बताना है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज एंड ऑल दैट। तो 2 सवाल हैं, वीडियो को पॉज करो, आराम से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना आंसर बताओ, और साथ के साथ लाइक बटन को भी हिट कर देना अगर अब तक हिट नहीं किया है तो उसके ऊपर क्लिक नहीं किया है। तो आगे बढ़ते हैं। केरला रिपोर्ट्स इंडियाज फर्स्ट मंकी पॉक्स केस भैया आ गया है अनफॉर्चुनेटली। जो इंसान एक्चुअली वो यूएई से ट्रेवल किया था उन्होंने, और 2-3 दिन के बाद जब वो आए तो उनको थोड़ा बुखार वगैरह होने लगा, वो वॉलंटरली हॉस्पिटल में गए, उनका चेक किया गया तो इंडिया में पहला मंकी पॉक्स केस जो है वो आ गया है। इसके बारे में हम लोग पहले अच्छे से कर चुके हैं। काफी पुराना वायरस है, 1958 में सबसे पहली बार इसको मंकीज के अंदर आइडेंटिफाई किया गया था। जो वायरस है उसका नाम है पॉक्सी वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये कोई नया वायरस नहीं है। ह्यूमंस के अंदर जो है 1970 में सबसे पहला केस देखा गया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर। 5 दिन से जो है 21 दिन का जो है इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जैसे कोविड-19 वाले का 15 दिन होता है, 2 हफ्ते होता है ना। इस तरह से थोड़ा आपको पता होना चाहिए। बाकी चीजें तो हम लोग पहले कर चुके हैं। कोई इसके लिए कोई स्पेशल वैक्सीन बनी नहीं है, जो स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन होती है वही बेसिकली इसके लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट ओमिशन इन द ड्राफ्ट डिसेबल्ड पॉलिसी, बेसिकली ये है आज के एडिटोरियल सेक्शन जिसको हम लोग थोड़ी देर में करेंगे। इससे पहले हम आज का एक्सप्लेनर सेक्शन कर लेते हैं। तो एक्सप्लेनर सेक्शन में एक्चुअली हमारे 2-3 थे आज। तो पहला तो ये था द डिबेट अराउंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल। तो बेसिकली आपको मैं अपने तरीके से बताऊंगा, बाकी तो इसमें कुछ खास है नहीं। बात यह है कि इंडिया में जो है पहले तो हम सरकार ने क्या किया, अभी जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल हैं उनके अंदर सरकार ने थोड़े से चेंज कर दिए हैं। क्या चेंज कर दिए हैं वो आपको मैं बताऊंगा। तो उसकी वजह से जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं भैया वो सरकार को गाली दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, जो हमारे आदिवासी लोग हैं, उनको नुकसान हो रहा है, ठीक है, उनके प्रोटेक्ट राइट नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ की सेफ्टी को भी बहुत खतरा होगा। ऐसे रूल सरकार ने बना दिए हैं। अब तक क्या होता था, देखिए हमारे पास जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल है वो बात करता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को इंप्लीमेंट करने की, जो 1980 में हम लोगों ने पास किया था। इसका यह कहना है, इसके एक्चुअली एक प्रोसीजर सेट करता है, जिस प्रोसीजर के तहत अगर कोई फॉरेस्ट लैंड
अगर किसी नॉन फॉरेस्ट पर्पस की वजह से डाइवर्ट करना है, मान लो वहां पे हाईवे बनाना है, रोड कंस्ट्रक्शन करना है, रेलवे लाइन बनानी है, माइनिंग करनी है, तो उसके लिए प्रोसीजर बनाया गया है। अगर 5 एकड़ से ज्यादा अगर फॉरेस्ट लैंड, नॉन फॉरेस्ट लैंड के लिए अगर उसको डाइवर्ट करना है तो उसके लिए उसको सेंटर की परमिशन लेनी पड़ती है। 5 एकड़ तक तो स्टेट भी काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 एकड़ से ज्यादा सेंटर के पास जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक एडवाइजरी कमेटी होता है जिसे कहता है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। ये केस उसके पास जाता है, वो इस केस को पूरी तरह से स्टडी करता है, उसके प्लान को स्टडी करता है और उसके करने के बाद उसको परमिशन प्रोवाइड करवाता है, अगर उसको लगता है कि हाँ सब चीजें सही हो रही हैं। दूसरी बात, जैसे मान लो टाटा बिरला अंबानी कोई भी है, उसको लैंड चाहिए, तो पहली बात तो लैंड आपको दिया जाएगा। दूसरी बात, जो लैंड आपको दिया जाएगा उसी लैंड के बदले में उस कंपनी को पर हेक्टेयर 10 से 15 लाख रुपए देना पड़ेगा और उस कंपनी को उतनी ही लैंड दूसरी जगह पे एज अ कंपनसेटरी लैंड उसको एफॉरेस्टेशन भी करना पड़ेगा, मतलब उसको नए पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे उतने ही लैंड के बराबर। तो इस तरह के कुछ प्रोविजन यहाँ पे दिए गए हैं। दूसरी बात, एक जो सबसे बड़ा जबरदस्त प्रोविजन यहाँ पे ये है कि जब हमारा फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है, जब ये सारी चीजों को स्टडी कर रहा होता है, तो वहां की जो ग्राम सभा होती है, जो ग्राम पंचायत होती है, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट राइट्स एक्ट उसकी परमिशन भी लेनी पड़ती है। उसकी परमिशन बहुत जरूरी होती है अगर वहां पे आपको माइनिंग या रेलवे लाइन कुछ भी बिछाना है तो। ये तो अब तक कार्रवाई चल रही थी, लेकिन सरकार ने प्रेजेंटली इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए, तो रूल्स को अपडेट कर दिया, जो कि 28 जून को सरकार ने जो है पब्लिक किए थे। अभी तो पब्लिक डोमेन में है, अभी इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, तो अभी तो बेसिकली तरह का आप समझ लीजिए ड्राफ्ट टाइप का ही है। इसमें इन्होंने ये कहा कि भैया जो लैंड, मान लो टाटा ने मान लो 50 एकड़ जमीन जो है वो किसी जंगल में लिया, वहां पे उसको कोई प्रोजेक्ट लगाना है। अब ये आपको पता है कि उसी प्रोजेक्ट के बराबर उसको जंगल में दूसरी जगह पे लगाना पड़ेगा, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, जो कि रूल कहता है। लेकिन नया रूल ये कहता है कि जरूरी नहीं कि टाटा को नया जंगल ही लगाना पड़े, टाटा वाले नया प्लांटेशन भी लगा सकते हैं। प्लांटेशन और जंगल में फर्क होता है दोस्तों, जंगल तो फुल फ्लैज पेड़ पौधे होते हैं, प्लांटेशन तो कुछ भी हो सकता है ना, जैसे टी प्लांटेशन, ये भी तो प्लांटेशन है। अब टी प्लांटेशन फॉरेस्ट थोड़ी होता है। तो सरकार ने ये कहा कि भैया अगर आप जंगल से जमीन लेना चाहते हो तो आप प्लांटेशन भी लगा सकते हो, हम उसको भी फॉरेस्ट के अंदर इंक्लूड कर देंगे। तो ये सरकार को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और इस बार जो हमारा जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आया था उसमें भी सरकार ने प्लांटेशन को एज अ फॉरेस्ट इंक्लूड कर दिया है, जो कि काफी बड़ा चेंज है। तो इसी को लेके जो है जो अपोजिशन वाले हैं वो सरकार को जो है काफी गाली गलौज कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे जो ट्राइबल्स हैं, हमारे जो फॉरेस्ट डिवेलपर कम्युनिटी हैं, उनकी लैंड को छीन के बिजनेस वाले लोगों को दिया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी होती है, यूजुअली क्या होता है, ये ज्यादातर केसेस में परमिशन दे देते हैं फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए, रोड वगैरह बनाने के लिए। क्योंकि देखो जो ग्राम सभा वगैरह से जो नेगोशिएशन करना होता है ये सेंटर वाले नहीं करते हैं, ग्राम सभा से नेगोशिएशन किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और जब फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के पास ये केस जाता है तो अज्यूम कर लेता है कि सरकार ने उन लोगों से बात कर रखा होगा, तो वो मोस्टली केसेस में परमिशन दे देता है। यहाँ पे इन्होंने कुछ रिकॉर्ड भी बता रखे हैं कि जैसे जो है इन द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2019 240 प्रपोजल आए थे एफसीए के पास में, है ना, मंजूरी के लिए, जिसमें से 193 को रिकमेंड किया गया, 40 केसेस को डेफर किया गया, मतलब थोड़ा डिले किया गया, और सिर्फ 7 केसेस में ही प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। और 2019 के 6 महीने के अंदर, मतलब अभी तक आप मान के चलिए 9220 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड को रिकमेंड किया गया है नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए। तो अगर सरकार देखे पहले से ही चीजें खराब हो रही थी, तो सरकार अगर नया रूल लेके आएगी तो आप ये समझ लो भैया कि फॉरेस्ट के बदले में फॉरेस्ट नहीं आएगा, फॉरेस्ट के बदले में अगर आएगा तो वो प्लांटेशन आएगा। तो टाटा वाले जो है वहां से भी पैसा कमाएंगे, क्योंकि उनको जंगल से भी पैसा कमाएंगे क्योंकि वहां पे उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, और टाटा वाले जो है प्लांटेशन से भी पैसा कमाएंगे क्योंकि वो भी रूल के अंदर है। तो भैया सारे का सारा बेनिफिट किसको होगा, बिजनेस लोगों को होगा। जो जंगल में रहने वाले लोग हैं बेचारे, उनकी तो जमीन भी गई, उनका पैसा भी गया और उनकी डिग्निटी भी गया, क्योंकि वो तो वहीं पे रहते हैं हमेशा के लिए। ये कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। लेबर कोड के बारे में हम लोग अच्छे से कर चुके हैं। ये वाला टॉपिक हम कर सकते हैं, हाउ टू ग्रीस द व्हील्स ऑफ द जस्टिस।
तो बेसिकली जुडिशरी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, उसके बारे में बात किया गया है। हम लोग इसको थोड़ा इधर से कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम तो देखिए सबको पता ही है ना, कितने करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं वो सबको पता है ना। डिले बहुत ज्यादा होता है ना, जस्टिस डिले हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा बोलते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, है ना, ये बहुत पॉपुलर टर्म यूज की जाती है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एक और टर्म यूज की जाती है, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। मतलब बहुत जल्दी अगर आप जस्टिस दे रहे हो ना वो भी ठीक नहीं है, और बहुत लेट दे रहे हो वो भी ठीक नहीं है। जो रूल ऑफ लॉ है उसको फॉलो किया जाना चाहिए, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन कानून ऐसा होना चाहिए कि भैया अमीरों के लिए और गरीबों के लिए वो बराबर ही हो। तो प्रॉब्लम्स तो हमें पता है जुडिशरी के अंदर। सॉल्यूशन क्या है? पहला सॉल्यूशन है भैया वैकेंसी को फिल करिए। आपको हजारों लाखों जजेस को प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। जितनी कैपेसिटी अभी है उसमें से सिर्फ 20% कैपेसिटी को आप ऐड करिए, नई नई रिक्रूटमेंट कीजिए। और रिक्रूटमेंट करेगा कौन? रिक्रूटमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट की या फिर हाई कोर्ट की, और जो सेशन कोर्ट्स वगैरह होते हैं वो होती है स्टेट गवर्नमेंट की। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का काफी कम रोल होता है। रिकमेंडेशन करने का काम तो जुडिशरी का ही होता है। अब उस रिकमेंडेशन के नामों में से जो 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 अपॉइंटमेंट करनी है वो काम गवर्नमेंट का होता है। इसका मतलब ये है कि अगर जुडिशरी के अंदर वैकेंसी है तो इसके लिए काफी हद तक जुडिशरी खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले भैया अपना खुद का काम करो ना, बाद में गवर्नमेंट को ब्लेम करिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो हाई कोर्ट शुड फिल वैकेंसीज, है ना। हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट को सबको सामने आना पड़ेगा। सरकार का यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा रोल है नहीं, सरकार का रोल बाद में आता है। टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से यूज कर सकते हो। तो होता क्या है, मान लो कोई आदमी है जो गरीब है बेचारा, इसका जो केस है, और एक आदमी जो है यहाँ पे जो है मिस्टर टाटा है, इनका जो केस है, आपको क्या लगता है किसके केस का जो है जल्दी निपटारा होगा? ऑफ कोर्स टाटा के केस का होगा। इसके केस की सुनवाई जो है रोज होती है तो जल्दी से फैसला हो जाएगा, अगर ये चाहते हैं तो। और अगर मिस्टर टाटा चाहते हैं कि उनके केस जो है डिले होता रहे तो ये डेट लेते रहेंगे, एडजमेंट करते रहेंगे। आज डेट है 6 महीने बाद, 6 महीने बाद, 6 बार, तो ये सालों साल तक जो है केस खींचते रहेंगे। लेकिन जो गरीब आदमी है ना, तो बेचारा वो अपनी मर्जी से केस को डिले करवा सकता है, ना ही अपनी मर्जी से केस को पहले सुनवाई करवा सकता है। तो सबसे ज्यादा तो वही फंसता है। इंडिया में 80% जो लोग जो अंडर ट्रायल हैं वो जेल में बंद हैं, वो पुअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बिलो पुअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो टेक्नोलॉजी का हम यहाँ पे देखिए, और ये चीज क्या होती है, ये होती है सारी चीजें जज के चक्कर में। क्योंकि जज साहब को हम लोगों ने इतनी डिस्क्रिप्शन दे रखी है कि वो जिसको चाहे केस को डिले कर दें, जिस भी केस को चाहे वो जल्दी सुनवाई कर दें। तो बात यह है कि अब जज साहब तो डेफिनेटली सीधी सी बात है, जो मिस्टर टाटा है वो तो महंगे महंगे लॉयर्स को अपॉइंट करते हैं, तो उनकी सुनवाई जल्दी होती है। अब गरीब आदमी बेचारा महंगा लॉयर को अफोर्ड नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो इनका कहना है कि इस गरीबी और अमीरी, ये जो क्लास डिवीजन है, इसको दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो किसी में जो है डिफरेंशिएट करती नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन करती नहीं है। तो आप क्या करिए, जो जज साहब हैं उनके पास सिर्फ 5% जो है आप डिस्क्रिप्शन रखिए, बाकी सारा काम आप टेक्नोलॉजी को दे दीजिए, एल्गोरिदम को दीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दीजिए। जो भी केस की सुनवाई करनी है या उस केस को डिले करना है, पहले करना है, वो सारा काम कंप्यूटर करेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट केस, मतलब जो केस पहले आया है उसकी सुनवाई पहले होगी, जो बाद में आया है उसकी सुनवाई बाद में होगी। तो इससे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टेक्नोलॉजी में ई फाइलिंग कर सकते हो आप। आपको हमेशा लॉयर को लेकर जाके कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अभी आप इंटरनेट ओपन करिए, आप ई फाइलिंग कर सकते हो। इससे होगा क्या, इससे भैया पेड़ पौधे भी बचेंगे। 3 लाख ट्रीज सेव हो सकते हैं अगर आप ई फाइलिंग वाला प्रोविजन यहां पे करोगे तो जो लॉयर्स हैं, जो आदमी हैं, तो वो ई फाइलिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस वगैरह सब आप जो है कर सकते हो। और जब ऑनलाइन फीस देनी पड़ेगी तो करप्शन भी कम होगा। इंडिया के जुडिशरी में सबसे ज्यादा करप्शन है, क्योंकि जब एक आम आदमी बेचारा वो कोर्ट में जाता है, उसको एक सिंपल सी एप्लीकेशन डालने के लिए भी जो है 100, 500 रुपए, 1000 रुपए देने पड़ते हैं, जबकि उसकी एक्चुअल फीस जो है सिर्फ 50 रुपए या 10-20 रुपए होती है। ऐसे मैंने केस अपने लाइव देखे हुए हैं। वकील जो है एक आदमी से 1000 रुपए ले रहा है, जबकि उस फॉर्म को फाइल करने की फीस सिर्फ 17 रुपए थी। मेरे आंखों देखी का केस है। ऐसे कितने केस होते हैं। तो ये फीस वगैरह अगर ऑनलाइन दिया जाएगा तो ये सारी करप्शन वाली दुकानें बंद हो जाएंगी। हाइब्रिड तरीके से आप हियरिंग करिए,
ऑनलाइन हियरिंग करिए, ऑफलाइन हियरिंग करिए। भैया टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल जमाना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? जो केस हैं वो पेंडिंग है वो कम हो जाएंगे, स्पीडी जस्टिस होगा, हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होंगे, और इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है अगर जल्दी से जल्दी केस का निपटारा होगा। तो ये कुछ कुछ चीजें उन्होंने यहाँ पे बता रखी है। अच्छा टॉपिक है जुडिशरी के बारे में। मेंस के लिए यहाँ पे आप डेफिनेटली आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो मैं आपको क्वेश्चन भी दे सकता हूं यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल सा सवाल है, कुछ इसमें कुछ खास है नहीं। डिस्कस द इश्यूज related to huge pendency of cases in Indian judiciary. Mention that how technology can help to tackle the problem. (150 words, 10 marks). ठीक है, आप ये करिए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है हमारे पास हमारा आज का एडिटोरियल। एडिटोरियल से पहले एक और भी छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, जो है एक इंटरव्यू है बेसिकली, और ये वाला है। तो ये बात करता है इज प्रोटेक्शनिज्म कंपैटिबल विद द लिबरलाइजेशन। आपको ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा आपके लिए। मैं आपको बिल्कुल छोटी छोटी टर्म में इसको बता देता हूं अपने स्टाइल में। देखिए, एक तरफ है प्रोटेक्शन, ठीक है, और एक तरफ है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं उनको मिनिमाइज करना है, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होती है उसको प्रमोट करना है, जो विदेशी कंपनियां होती हैं उनको इंडिया के अंदर इनवाइट करना है। क्यों करना है? ताकि हमारा कंपटीशन बढ़े। ये करते हैं ना, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स इंडिया में आए, बेटर इनोवेशन हो, इसलिए तो करते हैं। अब एक तो हो गया ये, जो कि 1991 के बाद लगभग इंडिया ये फॉलो करता है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी मार्केट को ओपन कर दिया था, जिसे हम लोग एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं। दूसरी तरफ है प्रोटेक्शनिज्म, जो ये कहता है कि इंडियन कंपनीज को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि जो विदेशी कंपनियां आती हैं उनकी मोनोपोली हो सकती है, वो हमारी देसी कंपनियों को बर्बाद कर सकती हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको लगाओ। ट्रेड बैरियर मतलब जो इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह है वो लगाओ, ठीक है। तो एक पॉलिसी है प्रोटेक्शनिज्म, एक पॉलिसी है ग्लोबलाइजेशन। 1991 से पहले हम लोग इसको ही फॉलो करते थे, 1991 के बाद लगभग हम लोग इसको ही फॉलो करते हैं। 1991 से पहले हमारे पास एक सिस्टम हुआ करता था, इसे लाइसेंस सिस्टम कहते थे, है ना, रेड टेपिज्म सब। तो अगर किसी को भी कंपनी कोई लगानी होती थी तो पहले वो जो है बाबू लोगों की, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स की परमिशन लेनी पड़ती थी। करप्शन बहुत ज्यादा था। इंडियन कंपनी जो है वो कुछ भी घटिया सामान बेच देती थी जनता को, क्योंकि उनको पता था तुम्हारा कंपटीशन तो है नहीं, तो जो मर्जी सामान बेचो, लोगों को बेचारों को खरीदना पड़ेगा। तो वो चीजें चलती थी। अभी गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है, कुछ सालों के लिए हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन को लगाया, अभी कह रही है सरकार आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत जो कि किसके बारे में बात करता है? सेल्फ रिलायंस के बारे में बात करता है। सेल्फ रिलायंस मतलब हमारी खुद की देसी इंडस्ट्री इतनी डेवलप होनी चाहिए कि हमें विदेशों के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। एक तरफ हम लोग बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, जो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शनिज्म की बात करता है। दूसरी तरफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो विदेशों का चक्कर लगा रहे हैं, उनकी विदेशी कंपनियों को इंडिया में बुला रहे हैं कि आप इंडिया में आइए। तो ये दोनों चीज आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तरफ हम उनके लिए बैरियर पैदा कर रहे हैं ताकि इंडियन इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, दूसरी तरफ उनको इनवाइट कर रहे हैं कि भैया इंडिया में एफडीआई लेके आओ। तो कैसे काम चलेगा? तो इन दोनों चीजों के अपने फायदे हैं, दोनों चीजों के अपने नुकसान हैं। लेकिन अभी तक जितनी भी स्टडी की गई है वो ये देखा गया है कि जो कंट्री लिबरल हैं, जो कंट्री जो है ग्लोबलाइजेशन में बिलीव करती हैं, वो कंट्री जो है हमेशा उन्होंने ज्यादा ग्रो किया है। वेस्टर्न कंट्री का आप एग्जांपल दे सकते हो ऑफ कोर्स, ठीक है। तो
वो सारी चीजें हैं। तो इंडिया को बेसिकली ये कहा गया कि ग्लोबलाइजेशन को फॉलो किया जाना चाहिए। जब विदेशी कंपनियां इंडिया में आएंगी तो इंडियन कंपनीज की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। जब विदेशी सामान को सस्ता होगा तो हमारा रॉ मटेरियल भी सस्ता हो जाएगा। जब रॉ मटेरियल सस्ता होगा तो हमारा प्रोडक्शन भी बेटर होगा, और जब हमारा प्रोडक्शन बेटर होगा, क्वालिटी बेटर होगी, तो इंडियन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है इंटरनेशनली वो भी इंक्रीज होगी। इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो इंडिया के अंदर डॉलर आएगा। तो दोनों ही आर्गुमेंट बेसिकली यहां पे हैं। लेकिन मोस्टली एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि ग्लोबलाइजेशन से इंडिया को बेनिफिट ही हुआ है, तो आगे भी हम लोगों को अपनी इकोनॉमी को विदेशों के लिए ओपन करना चाहिए। जैसा कि 1991 से पहले हुआ, वो हालात इंडिया में दोबारा से नहीं होने चाहिए, ऐसा बेसिकली आर्गुमेंट दिया जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। आज का जो आप क्या समझते हो, आपको क्या लगता है, क्या हमें प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो करना चाहिए या ग्लोबलाइजेशन को फॉलो करना चाहिए? आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दोनों के प्लस पॉइंट भी हैं, दोनों के माइनस पॉइंट भी हैं, लेकिन प्रोटेक्शनिज्म के माइनस पॉइंट ज्यादा हैं। अगर प्रोटेक्शनिज्म इतना ही अच्छा होता तो 1991 से पहले भैया हमारी कंट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी होती, राइट? तो वो भी समस्या है। हालांकि 1991 के बाद जो ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ है, लेकिन फिर भी हमारा पर कैपिटा इनकम और पॉवर्टी वगैरह काफी है ना टैकल हम लोगों ने कर लिया है उस चीजों को। नेक्स्ट कहता है द ग्रेट ओमिशन ऑफ द ड्राफ्ट डिसेबल्ड पॉलिसी। यही एडिटोरियल का मजा होता है, कभी वीमेन के बारे में, कभी डिसेबल्ड के बारे में, कभी चाइल्ड के बारे में, जुडिशियल किलिंग, इस तरह के आर्टिकल्स आते रहते हैं जो यूजुअली आपको अपनी स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अपने एडिटोरियल के नोट्स बनाया करो फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। तो क्या कहता है, तो जो नया ड्राफ्ट पॉलिसी इंडिया में आया है, ठीक है, उसके तहत हम लोगों ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो कर जो है ऐड किए हैं। ये पॉइंट आज के एडिटोरियल सेक्शन में नहीं है, मैंने आपको अलग से डाल के दिए हैं। तो जो नया नेशनल ड्राफ्ट पॉलिसी है फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उसके अंदर काफी सारे प्रोविजंस हैं। जैसे मैंने हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि पहले जो है सिर्फ 10 कैटेगरी ऐसी हुआ करती थी जिसमें हम लोग डिसेबल्ड लोगों को आइडेंटिफाई करते थे। अब गवर्नमेंट ने जो है उसको 21 कर दिया है। जो एमबीबीएस कोर्सेज वगैरह होते हैं वहां पे डिसेबिलिटी को अच्छे से इंक्लूड किया गया है। जो व्हीकल्स होते हैं पर्सनल व्हीकल्स, वहां उनको भी हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया है। जो सरकारी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, जो बैंक वगैरह वो सब रहते हैं, वहां पे भी डिसेबल्ड लोगों के लिए हम लोगों ने जो है वो दिव्यांग लोगों के लिए जो है एक फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना दिया गया है। तो ये सारी सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने इंक्लूड किया है। डेफिनेटली ये आप अलग से भी पढ़ सकते हो। एडिटोरियल जो है वो क्या बात करता है, पहले तो इस एडिटोरियल में कुछ इनिशिएटिव्स बताए गए जो नेशनली इंटरनेशनली हम लोगों ने लिए हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये यूनाइटेड नेशन ने लिया हुआ है। उसके अलावा इंडिया ने राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 एक्ट हम लोगों ने बनाया है। उसके अलावा एक इंचियन स्ट्रेटेजी भी है जो कि जापान के अंदर हम लोगों ने कोरिया के अंदर बनाया था, इंचियन स्ट्रेटेजी फॉर द एशियन एंड द पैसिफिक डिकेड फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। 2013 से लेकर 2022 तक हम लोगों ने कुछ अपने गोल सेट किए थे इंचियन के अंदर। ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है ये वाला पॉइंट। उसके अलावा हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वहां पे भी हम लोगों ने डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया हुआ है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं डेफिनेटली। लेकिन डिसेबल्ड लोगों को कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की। भैया पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन डिसेबल्ड लोगों का है ही नहीं। तो क्या किया जाना चाहिए, जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका जो मैनिफेस्टो होता है वहां पे डिसेबल्ड लोगों के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो दिव्यांग होते हैं वो बहुत बड़ा वोट बैंक है ही नहीं। तो भैया सारा खेल तो वोट बैंक का ही है ना, जिसके पास वोट होगी उसी के कंसर्न को देखा जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसा ही करती हैं। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन की भी बहुत सारी कमियां हैं। पहली बात तो इलेक्शन कमीशन के पास कैसा कोई प्रॉपर डेटा ही नहीं है कि कितने लोग हमारे यहाँ पे डिसेबल्ड हैं। दूसरी बात, जो वोटिंग वगैरह डाला जाता है, वोटिंग मशीन्स वगैरह होती है, वहां पे ब्रेल लिपि के अंदर कुछ भी नहीं है। तो भैया एक जो ब्लाइंड पर्सन है वो कैसे जाएगा इलेक्शन करने के लिए, उसको कैसे पता चलेगा कौन सा इलेक्शन सिंबल है ना। जो हमारे इलेक्टोरल बूथ जो पोलिंग स्टेशन होते हैं वहां पे व्हील चेयर्स वगैरह नहीं होती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम्स है, जैसे जो गवर्नेंस होती है वहां पे प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, ना हमारी पार्लियामेंट में, ना हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में, ना ही हमारी म्यूनिसिपैलिटी वगैरह के अंदर। गवर्नमेंट जो है कोई डेटा भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया है, ठीक है। जो हमारी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं जो कि डिसेबल्ड हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उनको एक्नॉलेज नहीं किया जाता अनफॉर्चुनेटली। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जो डिसेबल्ड लोगों को जो है फेस करनी पड़ती हैं। सोल्यूशन क्या है? सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल इंक्लूजन। तो पॉलिटिकल विल चाहिए यहाँ पे। दूसरी बात, जो बहुत सारे एनजीओज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, वो यहाँ पे बढ़ चढ़ के आए।
ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वगैरह को, गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, है ना। इलेक्टोरल सिस्टम को आप जो है दिव्यांग फ्रेंडली बनाइए, है ना। क्रिएशन, अमेंडमेंट, रिमूवल, जो लीगल और जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं जो दिव्यांग लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आप उनको दूर करिए। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लेके आइए, ठीक है। सिविल सोसाइटी मतलब जो एनजीओ वगैरह हैं उनको और ज्यादा सामने आना चाहिए। वोटर एजुकेशन कैंपेन वगैरह चलाया जाना चाहिए डिसेबल्ड लोगों के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, सेंटर स्टेट को एक साथ आगे काम करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का यहाँ पे बहुत शानदार एग्जांपल दिया है जो आपने आंसर के लिए भी लिख सकते हो। छत्तीसगढ़ के अंदर एक इनिशिएटिव लिया गया जिसके अंदर जो ग्राम पंचायत होती हैं उनके अंदर एक दिव्यांग पर्सन को जो है वो नॉमिनेट किया जाता है, तो कम से कम इससे इनका थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो जो दिव्यांग पर्सन होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उसके लिए जो है आपको कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे नॉर्मल सा सवाल पूछ सकता है दैट डिस्कस द इश्यूज related with persons with disabilities with respect to political representation, ठीक है। suggest some solutions, suggest some सॉल्यूशंस, ठीक है। 150 वर्ड में वापस इस तरह से पूछ सकता है। तो आज के सारे आर्टिकल हम लोगों ने कर लिया है। मुझे बहुत मजा आया करने में, थोड़ा लेंदी हो गया लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। पीडीएफ आपके पास है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।